गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में अगली हेडिंग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, हम इसे एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक अवतल दर्पण है, यह आपके पास एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। अगर एक कॉनकेव मिरर हमने बना दिया है तो हमें मुख्य अक्ष भी तो खींचना ही होगा। तो हम क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष भी खींच लेते हैं। अब ये देखिए मुख्य अक्ष है तो हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, इसको हम मुख्य फोकस मान लेते हैं। और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं वक्रता के सी, इसको हम लोग 2F भी कहते हैं। और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, वो P है। अब देखिए एक वस्तु हम यहाँ पर रख देते हैं, ये वस्तु ए भी हम मान लेते हैं। और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग, ये वस्तु की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें किरण आरेख इसका खींचना है तो हमें दो किरण लेना पड़ेगा, एक मुख्य अक्ष के समांतर हो गया तो ये F से होकर ही आएगा, परावर्तन के पश्चात F से होकर जाएगा। और एक हम यहाँ पर प्रकाश किरण ले लेते हैं, देखें बिंदु C से, यानी कि वस्तु के ऊपरी सिरे से एक और प्रकाश किरण C से होकर गुजरेगा। और हम जानते हैं कि जो प्रकाश किरण C से होकर जाता है वह अपने मार्ग से ही वापस लौट जाता है। अब ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर एक रेखा खींच लेंगे और यहाँ पर एक तीर का निशान बना देंगे। ये देखिए क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ से लेकर के देखें ये h कर देते हैं। ये क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई भी कह सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। हमारे पास हेडिंग का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आप परिभाषा पहले सुन लीजिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ऊंचाई या लंबाई कह सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल m अर्थात हम लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने किससे दिखा है, h डैश हो गया। इसके बाद देखें क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को हमने किससे दिखा है, h से। ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से देखें, यहाँ एक बिंदु P है, इस P से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो प्रतिबिंब तक की दूरी कही जाती है। इसको हम लोग स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। और ये देखिए वस्तु तक, वस्तु यहाँ पर रखी गई है यहाँ पर, तो वस्तु ये क्या जाएगी, वस्तु तक की दूरी या वस्तु की दूरी, वस्तु तक की दूरी को हम लोग स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी परिभाषा को इस तरह से भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए हम यहीं पर बढ़ा देते हैं, यदि प्रतिबिंब तक की दूरी v, यदि प्रतिबिंब तक की दूरी v और वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी u हो, तो यदि प्रतिबिंब तक की दूरी v और वस्तु तक की दूरी u हो तो
तो रेखीय आवर्धन इस प्रकार से लिखा जाएगा, m बराबर v अपान u। तो यहाँ से आप अगर समीकरण मानना चाहें तो समीकरण 1 मान लीजिए और इसको भी घेर लीजिए, आप इसको भी समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 2। अब तनिक आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। समीकरण 1 और 2 को हम अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं h डैश अपान h। हम यहाँ पर m की जो वैल्यू h डैश अपान h है, इस m के जगह पर ला करके रख देते हैं, तो हम h डैश अपान h बराबर लिख सकते हैं v अपान u। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसमें से कोई एक माइनस रख लेंगे, चाहे इधर माइनस लगा लेंगे चाहे इधर, क्योंकि हमने इसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं किया है, अतः इसमें आप एक माइनस रखिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, इतना से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यह आपका रेखीय आवर्धन। तो हमें अनुमान है आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात, अनुपात में बटा, अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आप लिख सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, यानी कि h डैश अपान h। और यदि प्रतिबिंब तक की दूरी v हो और वस्तु तक की दूरी u हो, हम आवर्धन को लिख सकते हैं m बराबर v अपान u। अगर हम इन दोनों समीकरण को मान लें और इन दोनों को समीकरण मान लें और समीकरण के हिसाब से देखें तो हम यहाँ से m की वैल्यू h डैश अपान h को ला करके इस m के स्थान पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा h डैश अपान h बराबर v अपान u। हम इसमें से क्या करेंगे, एक को किसी को माइनस में रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं किया था। उसका कारण भी देख लीजिए आप। दरअसल मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरी धनात्मक होती है, तो h की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, धनात्मक हो गई। इधर h की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो एक आपको यहाँ पर माइनस में रखना पड़ेगा। इधर दोनों v की वैल्यू यहाँ देखें ऋणात्मक होगी, क्योंकि दर्पण के सामने सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो v की वैल्यू भी ऋणात्मक हो जाएगी यहाँ पर देखें, और वस्तु तक की दूरी यानी कि u की वैल्यू भी ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस कट जाएगा, लेकिन इसका एक माइनस रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगली हेडिंग में देखें, अवतल दर्पण के लिए स्मॉल f और r में संबंध। अवतल दर्पण के लिए स्मॉल f और r में संबंध हेडिंग हो जाएगी f तथा r में संबंध। स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। आप समझने का प्रयास कीजिए। स्मॉल f क्या फोकस दूरी है, r क्या वक्रता त्रिज्या। हम अवतल दर्पण के लिए देख लेंगे, भी हल भी कर लेंगे पूरा। f और r में जो संबंध होता है आप समझिए, जो फोकस दूरी है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, r बराबर ये तो यहाँ पे लाके कर दे, गुणा हो जाएगा तो जाएगा 2f। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हम यह कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब आपके एग्जाम में आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो चलिए हम लोग इसे सिद्ध भी कर लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए ये देखिए, मान लिया हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। हमारे पास एक अवतल दर्पण है और हम क्या करेंगे, इसमें एक मुख्य अक्ष भी खींच लेते हैं। ये क्या आपके पास मुख्य अक्ष है। अब हम एक प्रकाश किरण यहाँ से लेते, देखें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो हम में से सभी लोग जानते हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात f से होकर ही जाती है।
तो तीर का निशान भी बना दीजिए। ये देखिए, अब हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ते तो यहाँ पर हम वक्रता केंद्र भी ले लेते हैं और हम यहाँ से एक लाइन भी खींच लेते हैं। तो आप देखिए, ये प्रकाश किरण आ रही है और ये प्रकाश किरण जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा। ये प्रकाश किरण क्या हो रही आ रही है, तो ये प्रकाश किरण क्या हो रही, आपतित प्रकाश किरण। और यहाँ से यहीं पर एक अभिलंब भी खींचा जाएगा, जो हमेशा गोली दर्पण में हमेशा सी से खींचा जाता है। इस बिंदु पर वक्रता केंद्र से एक रेखा खींची गई, जिसे हम लोग अभिलंब यहाँ पर मानेंगे। और तब देखें ध्यान से, ये रेखा खींच दी गई है जो हमेशा यहाँ से लंबवत होती है पृष्ठ के। तो आप देखें, एक ये जो कोण हो गया, ये क्या हो गया, आई हो गया, और ये क्या हो गया आपका आर, यानी कि आपतन कोण हो गया, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। और हम यहाँ का जो कोण बना, हम इसको आर डैश मान लेते हैं। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर डैश मान लेते हैं। ये तीन कोण आप दिमाग में रखेंगे। तो देखिए, हम इसमें क्या लिखेंगे, इस हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, मान लिया हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसका किरण आरेख हमने बना दिया है। आप भी ऐसा ही लिखेंगे। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहां से आप कहेंगे कि चित्र से मैंने फिगर से आप देखें, यहाँ लिखेंगे आप कोण आई बराबर कोण आर। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कोण आई बराबर कोण आर, क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं कि हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम था। इस प्रकार से परावर्तन के नियम से आप लिख सकते हैं परावर्तन का नियम। इस प्रकार से परावर्तन के नियम के आधार पर अगर हम देखें तो कोण आई हमेशा कोण आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और तनिक आप देखें यहाँ से, कोण आई और ये देखिए कोण आर डैश भी एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एकांतर कोण के कारण। देखें, कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर डैश। क्यों? क्योंकि आप ब्रैकेट में लिखना चाहते थे, लिख सकते एकांतर कोण, ये दोनों है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम देखें तो अतः यह एक बात यहां सिद्ध हो जाती है कि देखें, ये दोनों कोण क्या जाएंगे, बराबर। या हम यह कह लेते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होगा, तो हम इस कोण आई के यहाँ पे कोण आर भी तो लिख सकते हैं। अर्थात हम यहाँ कर सकते हैं कोण आर बराबर कोण आर डैश। कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक समझने में। अब आप ध्यान से समझे, यहाँ पर एक हमारे पास इसको में कोई बिंदु मान लेते हैं एम, ये तो पी आपका है ही। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है सी पी, और यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं, डायरेक्टली यहीं पर खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखें सी पी एम एक क्या बना, त्रिभुज बन रहा है। हम इधर नहीं जाना, अभी इधर अंदर का त्रिभुज देख लेते हैं, सी एम एफ, ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में आप ध्यान देखें कि एक ये कोण और ये कोण, यानी कोण आर डैश और कोण आर दोनों के आपस में बराबर है। और आप एक नियम दिमाग में रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के आमने सामने के कोण बराबर हैं, उसके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। नियम है, एक प्रमेय है, ध्यान से समझे। अगर किसी त्रिभुज के आमने सामने का कोण बराबर है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी इस बात से एक बात है क्लियर हो जा रही है कि ये भुजा सी एफ और एफ एम भी दोनों क्या होंगी, बराबर। इसके लिए आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज के आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अतः हम इसे सीधे लिख लेते हैं, स्पष्ट है। हम यहाँ पर लिखते हैं स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है, देखें कि भुजा सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए किसके, एफ एम।
अब आप बहुत ध्यान देखें कि यदि हम दर्पण का द्वारक बहुत छोटा मान लें, अगर हम दर्पण का द्वारक बहुत छोटा मानते हैं तो जो ये एम बिंदु है यह पी के लगभग यहाँ करीब आ जाएगा, तो यहाँ से जो हम लंब खींचेंगे वो पी पर ही आएगा। तो हम क्या करते हैं देखें, तो ये एम बिंदु कहाँ आ जाएगा, पी पर। तो क्या देखें, एफ एम और क्या एफ पी दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, तो ये दर्पण का द्वारक छोटा है तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि एफ एम बराबर हो जाएगा एफ पी, यानी कि एफ एम तो यहाँ पे खिसक कर चला आएगा, तो एफ एम किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। कब, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तब। अब इस प्रकार से इस समीकरण को देख लीजिए और इसको देख लीजिए, इन दोनों से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है देखें, एक बात तो अब स्पष्ट हो गई कि भुजा सी एफ एफ एम और एफ पी तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भुजा सी एफ बराबर हो जाएगा एफ एम और एफ एम बराबर हो जाएगा इसके एफ पी के। और हमें से सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे कि देखें ये P से F तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और यहाँ से देखें ये क्या है, वस्तु, ये वक्रता त्रिज्या, ये देखें वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ये वक्रता त्रिज्या है। तो चिन्ह भी अगर लेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा, बाद में चिन्ह रख लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखें, अब हम एफ पी की जो वैल्यू, ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो एफ और पी की जो वैल्यू होगी यानी जो मान होगा वो कितना निकलेगा, स्मॉल एफ, यानी कि फोकस दूरी के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अतः कर लेते हैं, यहाँ पर देखें अतः सी पी को ध्यान देखिए, सी पी, अतः सी पी बराबर, ये हम यहाँ से सी और पी को ध्यान देखें तो सी पी किससे मिलकर बना है, सी एफ से और एफ पी से मिलकर बना है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। हम सी पी की वैल्यू रख लेते हैं, देखें सी से पी तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर, ये हो गया आपका कैपिटल आर। अब इसके बाद आप देखें ध्यान से सी एफ, यहाँ देखें सी एफ का मान किसके बराबर होगा, स्मॉल एफ के, ये हो गया स्मॉल एफ बराबर पी एफ, यहाँ देखें प्लस पी एफ की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल एफ, ये हो गया, यानी कि एक एफ यहाँ पर और प्लस एक एफ ये, तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर 2f, एक एफ ये और एक एफ ये बराबर कितना हो जाएगा 2f। बाकी यहाँ पर लिख देते हैं, आप ध्यान देखिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि r बराबर 2f। एक बात तो सिद्ध हो गई ना कि फोकस वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। आप चाहे तो f की वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते हैं, पक्षांतर में 2 यहाँ चला आएगा, बटा हो जाएगा, ये हो जाएगा r अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो आप ध्यान देखें, ये आपका दोनों सिद्ध हो चुका है। ये दोनों आपका सिद्ध हो गया। एक यहाँ पर घेर लीजिएगा, जहाँ भी सिद्ध हो जाए वहाँ पर आप घेर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आता है कि सिद्ध कीजिए कि यह बराबर r/2, तो आप सिद्ध कर सकते हैं। हमें अनुमान है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या हो तो। और अब बाकी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। हाँ, तो अब आप देखें स्मॉल एफ और कैपिटल आर में संबंध आप अवतल दर्पण के लिए समझ चुके हैं। उत्तल दर्पण के लिए आप स्वयं सर्च कीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम एक आध वीडियो और उस पर भी बना देंगे। हमें
अनुमान है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रयास कीजिए, बस इतना ही। बाकी